आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी पार्ट कवर अप करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझ में आना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ। देखिए, अगर कोई एक फंक्शन है, अपने पास एक फंक्शन प्रोवाइडेड है f, जिसमें अगर हम लोग एक इनपुट के रूप में x को रखें तो आउटपुट अगर y आता हो तो इसको एज यू नो हम लोग लिख सकते हैं fx इक्वल टू y, जिसमें इसको हम लोग इनपुट बोलें, इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलें, जो भी, और ये जो आउटपुट है इसको हम लोग आउटपुट पढ़ें या इस इनपुट का इमेज पढ़ें, जो भी पढ़ें। तो कहने का मतलब ये कि x का अगर आउटपुट y है f से, और हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें अगर y को इनपुट करें और आउटपुट x हो, कहने का मतलब कि g में y को अगर इनपुट किया जाए रिजल्ट x आए, तो हमने देखा कि ये और ये इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे का उल्टा है। अगर ऐसा टू एंड फ्रो हो, कहने का मतलब कि fx इज इक्वल टू वाई इम्प्लाई करे कि gy इज इक्वल टू x है, और साथ ही gy इज इक्वल टू x इम्प्लाई करे कि fx इज इक्वल टू y है, मतलब टू वे ट्रैफिक हो। तो अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि g जो है वो f का इन्वर्स है। आप ये भी कह सकते हो कि f g का इन्वर्स है। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझें कि इन्वर्स सबों का होता नहीं है। इन्वर्स कुछ फंक्शंस के होते हैं, कुछ कंडीशंस उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तभी इन्वर्स होता है। तो किसी फंक्शन के इन्वर्सिबिलिटी की बात अगर करते हैं तो मान लीजिए कि अपने पास दो सेट है a और b, जिसके बीच में एक फंक्शन है f। मान लीजिए इसका एलिमेंट है 1 2 3, इसका एलिमेंट है a b। मैं ये कह रहा हूं कि f यहाँ मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, मतलब 1 का इमेज a है, 2 का भी इमेज a है, 3 का इमेज b है। कहने का मतलब कि f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू a, f3 इज इक्वल टू b है। अगर हम इमेजिनेशन करें कि कोई एक फंक्शन है जो b से a की ओर है, नाम इसका g है, और ये g जो है एक f का इन्वर्स है, तो इसका मतलब है कि g में अगर इस g में a को इनपुट कर दें तो आउटपुट 1 होना चाहिए, अगर इस a को इनपुट करें तो आउटपुट 2 होना चाहिए, इसी तरह से b को इनपुट कर दें तो आउटपुट 3 होना चाहिए। लेकिन देखिए, एक ही आउटपुट के लिए दो रिजल्ट किसी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है। इसका मतलब मेनी वन फंक्शन में कोई भी इन्वर्स होने का चांस नहीं है। तो पहली बात हम लोगों ने समझा कि f मस्ट बी वन वन फंक्शन। अब देखिए, केवल वन वन होने से भी काम नहीं चलेगा। हम लोग थोड़ा इसको फिर से एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि ये 1 2 3 है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ए बी सी डी है, चलिए 1 1 बना दिया, f फंक्शन से 1 1 बना दिया, d इसमें रह गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि f से 1 का इमेज a है, f से 2 का इमेज b है, f से 3 का इमेज c है। ये इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसके आगे कहें कि g नाम का फंक्शन है जो एसोसिएट करता है b को a से, ऐसा कि g से a का इमेज 1 है, g से b का इमेज 2 है, तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट तो है ही, कोई इसमें अभी तक दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन बेटा, अगर कोई फंक्शन होना है तो फंक्शन होने के लिए कोई भी एलिमेंट डोमेन में अनपेयर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग g फंक्शन की बात करें b से a में, तो यहाँ d अनपेयर्ड हो गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग f को अगर कहें कि वो सर्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो उस कंडीशन में ये फिर से इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो f मस्ट बी ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग इंजेक्टिव भी पढ़ते हैं और इसको हम लोग सर्जेक्टिव भी पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने समझा ये कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्सिबल है तो एनी फंक्शन विच इज इन्वर्सिबल, मतलब जिसका इन्वर्स हो, इन्वर्सिबल मस्ट बी 1 1 ऑन टू, जिसका दूसरा नाम हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये होना चाहिए। बात हम लोग कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम जानना चाहें कि इसका इन्वर्स कब होगा या होगा भी कि नहीं होगा, तो इसको ऐसे समझिए।
कि मान लीजिए कि कोई साइन है, साइन एक्स का वैल्यू है 1/√2, तो हमको मालूम है कि 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं sin π/4। तो हम लोग जानते हैं कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जिसको जनरल सॉल्यूशन के हेल्प से जानते हैं हम लोग कि n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n π/4, n जहाँ पर इंटीजर है। अगर हम लोग n का डिफरेंट वैल्यूज लेते जाए तो बहुत सारे x निकलेंगे, इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन होगा। तो मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता, इसका मतलब हमको इसको 1/1 बनाना होगा। तो 1/1 बनाने के लिए हम लोग इनके एंगल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो एंगल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे साइन फंक्शन था, तो हम लोग इसके इन्वर्स को अगर समझना चाहते हैं तो इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके इनपुट को हम लोग कर देते हैं कि चलो भाई ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में है। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो इनपुट है, इनपुट जो है वो वही एंगल है जो फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का है। आप साफ देख रहे हो कि इसमें कोई भी दो एंगल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए साइन का दो एंगल नहीं मिलेगा जिसके लिए साइन का सेम वैल्यू हो। तो इसका मतलब हम अगर ऐसा ले लें तो ये 1/1 हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि ऑन टू होना भी जरूरी है, मतलब इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं बचना चाहिए जो इस फंक्शन से इमेज नहीं बने। और हमको मालूम है कि साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के भीतर ही होता है। तो इसका मतलब इसमें जो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हमको रखना चाहिए -1 से 1 के भीतर में, तभी ये ऑन टू होगा। तो अगर हम लोग ऐसा रेस्ट्रिक्शन कर लें कि साइन का जो डोमेन हो वो ऐसा हो और उसका जो को डोमेन हो ऐसा हो, -1 से 1 के बीच में, तभी होगा। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि साइन इनवर्स एग्जिस्ट। साइन इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अगर हम लोग लिखें कि चलो साइन इनवर्स में इनपुट x डाला तो आउटपुट y हो गया, तो ये कहलाएगा साइन इनवर्स का डोमेन। एक को कहलाएगा डोमेन का मेंबर इनपुट है तो डोमेन से आएगा, ये बिलोंग करेगा डोमेन में। इसी तरह से ये जो है साइन इनवर्स x का वैल्यू है जो कि एक एंगल होगा, जिसके लिए देखिए इस बात को और अच्छे से समझिए। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अगर हम लोग कहते हैं y, तो इसका मतलब होता है कि x वो वैल्यू है जो साइन y से मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लिख दे कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√2, तो हम इमीडिएटली कहेंगे कि साइन इज इक्वल टू π/4, क्योंकि साइन से π/4, सॉरी यहाँ मैंने 1/2 लिख दिया, दैट इज अ मिस्टेक, शुड नॉट बी देयर। तो शुड नॉट बी देयर, दैट्स अ मिस्टेक। अगर हम लोग कहें बेटा कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब ये वो एंगल होना चाहिए जिसके लिए साइन का वैल्यू π/2 हो, 1/√2 हो। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, इसका साफ मतलब हो गया कि इसका वैल्यू होना चाहिए π/4। तो ये वो एंगल है जिस एंगल के लिए साइन का वैल्यू 1/√2 है। तो अगर हम लोग कहें इस तरह से, अगर इनवर्स के रूप में इसको देखें और समझें, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए इनपुट जो होगा वो साइन के सारे वैल्यूज होंगे, कॉस इनवर्स के लिए साइन कॉस के सारे वैल्यूज होंगे, tan इनवर्स के लिए सारे वैल्यूज होंगे। तो हमको मालूम है कि साइन और कॉस के जो वैल्यूज होते हैं वो -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए जो इनपुट है इनवर्स का वो -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए। क्योंकि देखो, जो साइन का आउटपुट है वही तो इनवर्स के लिए इनपुट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन के लिए हमारा को डोमेन था वही इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन होगा। और हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट क्या किया था को डोमेन को, साइन के को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था -1 से 1। तो इसका मतलब साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो -1 से 1 के भीतर होगा, मतलब इसका डोमेन वहीं से होगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स का वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में, तो ये डोमेन होगा। tan इनवर्स का tan का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होता है। इसका मतलब जब इनवर्स फंक्शन लेंगे तो उसके लिए जो हमारा को डोमेन था r, वही हो जाएगा डोमेन। इसी तरह से कॉट के लिए भी r हो गया। लेकिन कॉसेक और सेक के बारे में हमको जानकारी है कि कॉसेक और सेक का वैल्यू -1 से लेकर के उससे पहले तक होता है, मतलब -∞ से -1 तक। इसी तरह से 1 से लेकर के +∞ तक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इनपुट होगा वो इसी के भीतर का होगा, वही
इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। तो इसमें से -1 और 1 के बीच का सारा रियल नंबर हटा दिया गया, तो ऐसा होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग इसमें एक खास बात गौर करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम लोग देखेंगे कि 3 तरह के जो फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीनों के लिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज करेंगे, मतलब -π/2 से लेकर के +π/2 को। लेकिन एक बात आप बताओ, अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो साइन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग कह देंगे कि चलो साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया हमारा -π/2 से लेकर के +π/2। कॉसेक के लिए भी यही होगा, -π/2 से +π/2। लेकिन बेटा देखो, इसके बीच एक एंगल है 0। हमको मालूम है कि कॉसेक 0 अनडिफाइंड है। तो जब यही फंक्शन नहीं होगा, 0 पर जब कॉसेक फंक्शन नहीं होगा, तो 0 पर कॉसेक का इनवर्स कैसे होगा? इसका मतलब इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हमको 0 का एंगल हटा देना चाहिए। इसी तरह से देखो, इसमें भी होना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच का। लेकिन हमको मालूम है कि tan -π/2 और tan π/2 ये दोनों का दोनों अनडिफाइंड है। जब ये दोनों अनडिफाइंड है, तो ये जब फंक्शन ही नहीं होगा तो इसका इनवर्स कैसे होगा? इसलिए इन दोनों एंगल को भी हटाने के लिए हम लोग ओपन इंटरवल कर देते हैं। ऐसा ही हम लोग देखते हैं कॉस वाले ग्रुप में। कॉस वाला जो ग्रुप है अपने पास, कॉस, इसको मैं नाम देता हूं साइन ग्रुप, कॉस ग्रुप। बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इन सबों के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से लेकर के पाई तक, मतलब पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। लेकिन साइन इनवर्स के लिए तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होगा, क्योंकि सारे एंगल पर डिफाइंड है। सेक के लिए नहीं होगा। सेक हमको मालूम है कि सेक इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, उस पर अनडिफाइंड है। जब उस पर अनडिफाइंड है तो इसका मतलब 0 से पाई तो लेंगे, लेकिन इसमें से इस π/2 को अलग कर देना होगा। इसलिए कि इस पर सेक ही नहीं है तो इसका इनवर्स कहाँ होगा? इसी तरह से कॉट जो है, कॉट 0 और कॉट पाई, ये दोनों एंगल पर कॉट डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए कि देखो कॉस थीटा कॉट थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जहां जहां साइन का वैल्यू 0 होगा वहां पर कॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो 0 एंगल और पाई एंगल पर कॉट डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें भी इन दोनों बाउंड्री को हटाना होगा, 0 और पाई को। तो ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशन के बाद, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इन 3 फंक्शन के लिए अपना जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है। और साइन इनवर्स मतलब साइन ग्रुप, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए। ओके, नाउ ये तो हम लोग समझ गए कि अगर ऐसा एडजस्टमेंट है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जरा सा हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा सा ग्राफ भी अंडरस्टैंड कर लें, जो हेल्प करेगा हम लोगों को समझने में। तो सबसे पहले रिकॉल करो कि x जो कि इनपुट है साइन इनवर्स का, उसका वैल्यू क्या हो सकता है? तो हमको मालूम है कि -1 से 1 ही होगा, तो x पर हम लोगों ने ले लिया ये। लेकिन अगर हम लोग देखें इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कि हम लोग y एक्सिस पर ले रहे हैं, तो वो -π/2 से लेकर के π/2 होता है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो देखो, अगर इनपुट 0 है मतलब साइन इनवर्स 0 है, तो हमको मालूम है ये 0 एंगल के लिए होगा। इसी तरह से साइन इनवर्स 1 है तो ये तब होगा जब एंगल π/2 होगा। तो ऐसा ही अगर हम लोग कहें कि साइन इनवर्स -1, तो ये तब होगा जब -π/2 होगा। तो चलो हम लोगों को सारा पॉइंट मालूम हो गया। 0 पर हो गया 0, 1 के लिए हो गया हमारे पास π/2 और -1 के लिए -π/2। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ओके, इसी तरह से कॉस का हम लोग ग्राफ देख लें, कॉस इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स का जो इनपुट है वो फिर से -1 से 1 के बीच में है, लेकिन इसका आउटपुट जो है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पाई तक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो पाई तक है। तो इसका मतलब 0 से लेकर के पाई तक, बीच में एक एंगल π/2, इसलिए कि π/2 पर हम लोगों को वैल्यू पता होता है। तो देखिए कॉस इनवर्स 0 की अगर बात करें तो ये π/2 एंगल के लिए है। इसी तरह से कॉस इनवर्स में अगर हम लोग 1 की बात करें
तो ये 0 एंगल के लिए है। इसी तरह से cos इनवर्स में -1 की बात करें तो ये पाई एंगल के लिए है। इसका मतलब -1 पर पाई और π/2 पर 0 और 1 पर 0, तो यहाँ सॉरी 0 के लिए π/2 ऐसा, तो ये अपना इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग tan का ग्राफ देखें तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जो फंक्शन ओरिजिनली इंक्रीजिंग होता है उसका इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग ही होता है। ठीक है, तो अगर आप पहले तो इसमें सेट कीजिए तो इसका जो डोमेन होगा सारा रियल नंबर होगा, तो x पर सारे रियल नंबर हो गए, y पर -π/2 से π/2 होना चाहिए क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है। लेकिन बेटा एक बात दिमाग में रखो, ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले अगर कोई एसिम्पटोट्स हो तो उसको पता करो। एसिम्पटोट्स कहते किसको हैं, एसिम्पटोट्स कहते किसको हैं थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। एसिम्पटोट्स का मतलब हुआ वो लाइन, इमेजिनरी लाइन जिसको टच वो कभी नहीं करेगा, उसकी ओर प्रोसीड करेगा, मतलब सीधा समझो अनडिफाइंड वाला पार्ट। तो हमको मालूम है कि tan π/2 पर अनडिफाइंड है, तो एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो जिससे पता चले कि इस लाइन को कभी कट नहीं करेगा। इसी तरह से -π/2 पर अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब पता चल गया कि इसको कभी कट नहीं करेगा लेकिन इसकी ओर बढ़ेगा। फिर से थोड़ा ध्यान दो कि tan इनवर्स अगर हम लोग इनपुट 0 करें तो ये 0 एंगल के लिए, चलो तो एक पता चल गया कि ये पॉइंट होगा, और दूसरा तुमको मालूम हो गया क्या कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब राइट साइड में जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। तीसरी बात ये मालूम हो गई कि ये π/2 और -π/2 की ओर बढ़ेगा। तो अब इन तीनों को अगर मिलाओ तो रिजल्ट समझ में आ जाता है कि ऐसा होगा कुछ। तो tan इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण ऐसा देगा। cot इनवर्स जो कि हमको मालूम है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, cot इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले हम लोग इसमें देखें कि इसमें 0 से पाई के बीच में होता है, ये मालूम है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच x में कोई भी होगा। और फिर से वही बात, इसका अगर एसिम्पटोट्स देखें तो हमको मालूम है कि ये 0 और पाई पर अनडिफाइंड है। तो हम लोग पहले 0 और पाई पर एक ब्रोकन लाइन बना लें। तो 0 पर ब्रोकन लाइन बना नहीं सकते, ये ऑलरेडी x है, लेकिन इमेजिन करो कि ये ब्रोकन लाइन है। अब इसके बाद एक बीच का एंगल लिया π/2। हमको मालूम है कि अगर cot π/2 किस एंगल के लिए होता है, अगर हम लोग cot 0 की बात करें तो इसका वैल्यू होता है π/2, है ना। तो cot इनवर्स 0 की बात करें तो ये होता है π/2। क्यों होता है, देखो cot π/2 का वैल्यू होता है cos π/2 बाय sin π/2, और cos π/2 का वैल्यू है 0, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमको मिल गया यहाँ जहाँ x 0 है और ये π/2 है। अब दूसरी बात जानकारी ये थी दूसरी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब नीचे की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा। तीसरी जानकारी ये मिली कि ये ब्रोकन लाइन की ओर बढ़ेगा। चलिए आप ब्रोकन लाइन की ओर बढ़ाइए, लेकिन डिक्रीजिंग है तो इधर नहीं आप बढ़ाइए, ये नहीं बढ़ाइए, ये गलत है, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इधर से इस ब्रोकन लाइन की ओर बढ़ेगा, इधर से इसकी ओर बढ़ेगा। सो tan इनवर्स का ग्राफ आप, cot इनवर्स का ग्राफ आप समझ गए। इसी तरह से अगर हम लोग sec और cosec इनवर्स के ग्राफ की बात करें तो cosec पहले ले रखा है मैंने, तो cosec का ग्राफ जो होगा इसमें हमको मालूम है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 है। तो y एक्सिस पर ले लें, x एक्सिस पर हमको मालूम है कि cosec का वैल्यू जो है वो सारा रियल नंबर होता है एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच का नंबर। तो इसका मतलब हम लोग -1 और +1 डाल लें, और हम लोग जान गए कि इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा, इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा। फिर उसके बाद एसिम्पटोट्स खोजें, मतलब वो वैल्यू जिसको वो कभी अचीव नहीं करेगा, वहां एक ब्रोकन लाइन बनाए। तो देखिए cosec डिफाइन नहीं होता है, cosec डिफाइन नहीं होता है 0 डिग्री पर, cosec 0 पर अनडिफाइंड है। इसका मतलब 0 ब्रोकन लाइन है, तो 0 पर अब क्या ब्रोकन बनाए, ये तो ऑलरेडी x एक्सिस है। तो चलिए इमेजिनेशन कीजिए कि ये ब्रोकन लाइन है, इसी की ओर ग्राफ बढ़ेगा, बीच में ग्राफ नहीं होगा, इस बीच में ग्राफ नहीं होगा, ये एकदम नहीं भूलना है, ये रखना है, तभी ग्राफ प्रॉपर होगा। अब जरा सा सोचिए कि cosec इनवर्स में अगर हम लोग बात करें cosec 1 की, तो हमको मालूम है कि sin 90 1 होता है, तो cosec 90 भी 1 होगा।
तो ये π/2 होगा। इसी तरह से कॉसेक में अगर कॉसेक इनवर्स में -1 करें तो हमको मालूम है कि साइन -90 का वैल्यू होता है -1, तो वो इसका भी वैल्यू होगा। इसका मतलब जहां 1 है वहां पर जो पॉइंट मिलना चाहिए वो 90 मिलना चाहिए, और जहां -1 है वहां मिलना चाहिए -π/2। देखिए ग्राफ बीच में नहीं होगा, इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस की ओर प्रोसीड करेगा, तो ऑब्वियसली ऐसे प्रोसीड इधर करेगा और इधर से ऐसे करेगा, टच कभी नहीं करेगा। ये ग्राफ हो गया कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स का। इसी तरह से सेक इनवर्स, तो ध्यान रहे कि सेक इनवर्स 0 से पाई, ऐसा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो वाई एक्सिस पर 0 से पाई लेंगे, तो 0 से पाई लेंगे। ओके, एक्स एक्सिस पर हम लोग फिर जानते हैं कि ये -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा, तो दोनों पॉइंट डाल दिया। इसका एसिम्पटोट्स तो हम लोग पता करते हैं, तो मालूम होता है कि π/2 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब π/2 एक लाइन ले लें, ब्रोकन लाइन, जिसको ये टच नहीं करेगा लेकिन इसकी ओर बढ़ेगा। अब हम लोग कुछ वैल्यूज को पता करें, तो देखिए सेक इनवर्स अगर हम लोग 0 की बात करें तो वो एंगल जिसके लिए सेक का वैल्यू 0 हो, तो वो कौन सा एंगल होगा? तो सेक होता है 1/cos, तो 1/cos तो कभी नहीं मिलेगा। आपको मैंने ऐसे भी कहा कि -1 और 1 के बीच में कभी नहीं मिलेगा, तो जब होगा तो 1 और -1 के बीच में होगा। चलिए लास्ट ग्राफ था इसलिए मैंने ऐसा डिस्कशन किया। तो सेक इनवर्स अगर हम लोग 1 ले लें तो हमको पता है कि cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो सेक का भी वैल्यू होगा 1 0 पर। इसी तरह से सेक इनवर्स -1, तो मालूम है हमको कि cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो सेक पाई का भी वैल्यू होगा -1, तो ये होगा पाई। तो ये दो जानकारी मिल गई, तो 2 पॉइंट तो मिल गया कि अगर हम लोग इनपुट में 1 लेंगे तो एंगल में 0 होगा, तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा हमको, ये वाला। दूसरा, अगर हम लोग -1 लेंगे तो जो एंगल मिलेगा वो पाई मिलेगा। ये 2 पॉइंट तो हो गए। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इस ब्रोकन लाइन की ओर बढ़ना है, लेकिन ग्राफ बीच में नहीं होगा। इसका मतलब ये ऐसे बढ़ेगा और ये ऐसे बढ़ेगा। सो दिस इज द ग्राफ, लास्ट ग्राफ। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ थोड़ा प्रॉपर्टी भी समझ लें। देखिए प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये कुछ कॉमन से प्रॉपर्टी हैं जो जानना ही है, जानना है, तो इनके वैल्यूज को हम लोग समझें। तो सबसे पहले इसको मैं एक नाम देता हूं साइन ग्रुप, जो कि हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है। बुक में ऐसा कुछ नाम नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा, तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसका होता है माइनस टैन इनवर्स एक्स। कैसे होता है, थोड़ा एक छोटा सा डेरिवेशन भी कर लिया जाए। देखिए अगर हम लोग लेट कर लें कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो जब इनवर्स फंक्शन में एक्स डालते हैं तो आउटपुट थीटा है, तो ओरिजिनल फंक्शन में थीटा इनपुट करेंगे तो आउटपुट होगा एक्स। लेकिन बेटा जैसे ही हम लोगों ने कहा कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, तो हमको मालूम है कि थीटा लाई किस में करेगा, तो 0 से -π/2 से +π/2 में, -π/2 से +π/2 में। ओके, चलिए इसको आगे देखेंगे। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू लिखा हम लोगों ने एक्स। अब ये बताइए मुझको कि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ नहीं, -x, मैं इसको थोड़ा गंदा कर दिया है मैंने, इसको हटा ही दूं, फ्रेश हम लोग करते हैं। यहाँ इनवर्स सपोज करना था, इसको नीचे करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग कहें कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल -x, अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग, इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर ये जो थीटा होगा, ये थीटा निश्चित तौर पर -π/2 से लेकर के π/2 के भीतर ही होगा, अदरवाइज इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो ओरिजिनल फंक्शन में थीटा इनपुट करेंगे तो आउटपुट -x होगा। इसका मतलब माइनस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं x, और माइनस साइन थीटा को लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहीं पर ट्रिकी पार्ट है। यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ कि माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये तभी पॉसिबल है तभी, पॉसिबल ओनली व्हेन माइनस थीटा लाइज इन दिस इंटरवल -π/2 से +π/2, अदरवाइज इनवर्स होगा नहीं। चलिए इसको चेक कर लें, तो यहां से चेक कर लें।
यहाँ हम लोगों ने जो लिखा है थीटा इसके भीतर है, मतलब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माइनस थीटा लिखेंगे, माइनस n2 करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो आप क्या देख रहे हो, फिर से वही इंटरवल है, इसका मतलब ये जेन्युइनली लिखा जा सकता है। जब ये लिख सकते हैं तो भाई माइनस थीटा का मतलब कितना था, साइन इनवर्स, देखिए थीटा का वैल्यू कितना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको रीअरेंज कर लें तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ऐसा ही हमारे पास कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए भी होगा, ऐसे ही tan इनवर्स माइनस एक्स के लिए होगा, लेकिन कॉस में थोड़ा अलग है। जब हम लोग कॉस की बात करते हैं ना, कॉस, इसको मैं नाम देता हूं कॉस ग्रुप, तो इसकी बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन नीडेड है, कर लेते हैं। तो अगर हम लोग लेट कर लें कि लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो ऑब्वियसली ये जो थीटा है ये बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, चूंकि यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसका। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं जब इनवर्स फंक्शन से माइनस एक्स का आउटपुट थीटा है तो कॉस से थीटा का आउटपुट माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो इस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते साइन की तरह, क्योंकि इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा, तो ये हम नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा एक्स। मैंने इस माइनस को इधर कर दिया है। तो अब आप जरा सा ये सोचो कि क्या हम इतना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, ये तभी लिख सकते हैं जब ये इन्वर्सिबल होगा। इन्वर्सिबल कब होगा, जब इसमें जो हम लोगों ने लिखा है पाई माइनस थीटा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, मतलब 0 से पाई के बीच में होगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो यहां से चेक करेंगे। 0 से पाई, थीटा 0 से पाई के बीच में है, तो थीटा अगर 0 से पाई के बीच में है मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा या इक्वल, तो अगर हम लोग देखिए इनइक्वालिटी में एडिशन नहीं होता है, तो इसके लिए माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो गया, ये हो गया माइनस पाई। अब अगर दोनों सब में अगर हम लोग पाई को ऐड कर दें तो 0 प्लस पाई पाई, यहाँ पाई माइनस थीटा, और यहाँ पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हो, ये एंगल 0 से लेकर के पाई के बीच में है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसके आगे हम लोग लिख करके देखें, आगे क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, थीटा हम लोगों ने कहा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो ये इतना इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग थोड़ा अरेंज कर लें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा ही बाकी का रिजल्ट होगा। अगर इससे रिलेटेड थोड़ा और समझना है अच्छे से तो आप मेरे वीडियो के सेट पर जा सकते हो, जहां आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक वीडियो का एक सेट, आप उसको पढ़ सकते हो, वो डिटेल नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखें, आगे के कुछ प्रॉपर्टीज को। देखिए आगे के प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी जो है इसको एकदम ध्यान में रखिए, इसका वैल्यू x लिखते समय एकदम नहीं हिचकिए, कहीं से घबराइए नहीं, कोई कंडीशन नहीं याद कीजिए, कोई कंडीशन नहीं याद कीजिए, नो कंडीशन नीडेड। क्योंकि क्योंकि अगर हम लोग कहें बुक में लिखा रहता है कि x जो है बिलोंग करता है इसके उसके उसके, ठीक है, वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर x सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता कंडीशन को तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम वैल्यू किसका निकालते, इसका मतलब ये मीनिंगलेस बात है, इसमें नो कंडीशन रिक्वायर्ड, और इसका आंसर इतना है। कहने का मतलब कुछ अगर कभी लिखा रहे कि साइन साइन इनवर्स, तो इसके अंदर कभी भी -1 और 1 के भीतर का ही कोई नंबर होगा, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर इतना लिखा हुआ है तो इसको आप ये लिखोगे 1/2। लेकिन जो क्वेश्चन बार बार हम लोगों से पूछा जाता है वो इस पैटर्न का होता है, वो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है, मतलब बाहर में
इनवर्स फंक्शन और अंदर में ओरिजिनल फंक्शन। ये हम एक लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिखेंगे जब एक खास कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशन क्या है? तो x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होना चाहिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आप इस बात को समझ लो कि बाहर में अगर इनवर्स फंक्शन है तब हमारे पास कंडीशन होना चाहिए x जो है वो निश्चित तौर पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होना चाहिए। और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत, बोर्ड में एकदम एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट रखा ही रखा है, और उसमें भी 2-3 पार्ट मिला करके रहेगा आजकल। तो देखिए जरा सा हम लोग इसको समझ लें एक एग्जांपल में। मान लीजिए कि साइन इनवर्स आगे लिखा हो साइन 13 पाई बाई 5, तो हम इसका वैल्यू नहीं लिख सकते 13 पाई बाई 5, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 13 पाई बाई 5 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, मतलब माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के भीतर नहीं है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का एंगल नहीं है। तो इसको उसके बीच में जब तक नहीं लाएंगे हम लोग लिख नहीं सकते। तो इसके लिए थोड़ा वर्क करते हैं, इसको लिख दिया साइन इनवर्स, हम लोग इसमें 5 से डिवाइड कर लें। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 3 होगा, या दूसरा होता है 15 माइनस 2, तो जो नियरेस्ट हो उसको यूज कीजिए। तो इसको लिखिए 15 पाई माइनस 2 पाई। देखिए हम लोग 10 पाई प्लस 3 पाई लिख सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट वाले को लिखिए, ये बेटर ऑप्शन है। तो डिवाइडेड बाई 5। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 5 3 जा 3 पाई 15 हो गया माइनस 2 पाई बाई 5। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिए, 2 पाई का मतलब कितना हो गया? 2 पाई का मतलब 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 जा 6 जा इंटू ये, तो ये एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। अगर हम लोग 3 में रखते, अगर 3 पाई बाई 5 होता तो 180 बाई 5, तो ये हो जाता 36। अब ये 90 डिग्री को क्रॉस कर जाता, तो फिर यही मेहनत रिपीट करना पड़ता। इसीलिए छोटे एंगल की ओर जाइए। अगर सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है तो चलेगा, ऐड करके चल रहा हो रहा हो तो चलेगा। तो यहाँ हो गया बेटा साइन इनवर्स, और साइन 3 पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू साइन थीटा तो होता ही है, लेकिन ये प्लस होगा कि माइनस मस्ट बी चेक्ड। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? तो हम पहले पता करेंगे कि ये जो 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 5 है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तभी हम लोग प्लस माइनस जानेंगे। तो 3 पाई, देखो इस तरफ के जितने भी एंगल होते हैं वो 0 2 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई ऐसा होता है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो इधर तो ये मिलेगा नहीं। जो एक्स डैश के तरफ का जो एंगल होता है वो एंगल होता है पाई, देखो ये एंगल पाई होगा, या 3 पाई होगा, 2 बार घूम करके आओगे सॉरी, या माइनस पाई होगा एंड सो ऑन। तो ये इस तरफ का जो एंगल होता है वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अभी आप देख रहे हो किस एंगल को खोज रहे हो? जिस एंगल को खोज रहे हो वो है 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। तो 3 पाई पहले तो यहां मिलेगा, अब उससे स्मॉलर एंगल कहाँ होगा? तो हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि इसमें कुछ नहीं लिखना है। अब ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है, तो दिस इज द आंसर। ये हमको समझ में आना चाहिए। ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज को हम लोग कलेक्ट करें। देखिए साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये सारे एंगल्स होते हैं, ये सारे एंगल्स होते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है रिजल्ट में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब ये कि साइन इनवर्स एक्स अगर पता है तो ये 90 डिग्री माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 माइनस पाई बाय 2 माइनस। तो ये जो 3 रिजल्ट हैं ये रिपीटेड रिजल्ट है, इसको करेक्शन कर लीजिए। ये हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देख रहे हैं,
अब इन सबों का जो वैल्यू है इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। ये बहुत काम का है, कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलिए एक बार इसका डेरिवेशन भी कर ही देता हूं। मान लीजिए कि अगर हम लोग कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने लेट कर लिया थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहां से अगर हम लोग लिखें पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो मस्ट बी चेक्ड। अगर ये तभी होगा जब पाई बाय 2 माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लें। जिस समय हम लोगों ने सपोज किया था कि साइन इनवर्स थीटा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, वहीं ये डिसाइड हो गया था कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। चलिए यहीं से हम लोग चलते हैं, आगे समझते हैं। तो थीटा को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। फिर अगर पाई बाय 2 ऐड कर दें इसमें दोनों तरफ ऐड कर दें, तो ये पाई बाय 2 और पाई बाय 2 मिलकर के पाई, और इधर पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 जीरो, तो ये एंगल 0 से पाई के बीच में है, जो कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसके आगे तो हम लोग लिख ही सकते हैं, आगे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा हम लोगों ने सपोज किया था साइन इनवर्स एक्स को, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। ऑब्वियसली अगर एक तरफ करके रीअरेंज कर लें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसी तरह से बाकी के रिजल्ट्स को भी डिराइव किया जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर इससे ज्यादा समझना है इन चीजों को, तो आप मेरे उन वीडियोस के सेट को आप जाकर के देख सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से, जिसमें कि इसका डिटेल्ड नॉलेज है। यहाँ हम लोग थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। देखिए फिर इस रिजल्ट पर ध्यान दें, इसमें हम लोग सेक इनवर्स को, कॉसेक इनवर्स को और कॉट इनवर्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कॉस साइन और टैन में। तो ये जो सेक इनवर्स है ये होता है कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स, ये होता है साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय एक्स। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टैन इनवर्स 1 बाय एक्स। देखो ये पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंडीशन पर बेस्ड है, तो थोड़ी सी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए सेक और कॉस ये दोनों एक ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के होते हैं, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। कॉसेक और साइन भी एक ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के होते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉट और टैन दो अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के होते हैं। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होता है, एक 0 से पाई ओपन इंटरवल, और इसका टैन का माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल होता है। तो ये दो डिफरेंट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हैं, और इसमें एकमात्र ये 0 से पाई वाला जो पाई बाय 2 वाला जो इंटरवल होता है वही कॉमन होता है। और उसमें हमको मालूम है कि जो इस एंगल का जो भी वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये रिलेशन हम तभी यूज करेंगे जब एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव नहीं है तो उसको पीछे जाकर के जो निगेटिव आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाने का रिलेशन था उससे कन्वर्ट कर लेंगे और करेंगे। और भी तरीके हैं, अगर कंडीशंस इसमें समझना है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, और समझना अगर प्रॉपर चाहते हैं तो आपको पीछे जा करके मैं तो यही राय दूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मेरा वीडियो है उसको आप एक बार देखें, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। सम ट्रांसफॉर्मेशंस, देखिए यहाँ थोड़ी सी चीज को हम लोग समझना चाहते हैं, बहुत हल्की फुल्की, जो कि बोर्ड एग्जाम से थोड़ा अलग है। इसलिए यहाँ का जो वीडियो है, इसके बाद का जो वीडियो है जो 10 मिनट कंज्यूम करेगा, उसको आप समझिए कि आप उस टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा आपके बोर्ड में काम नहीं आएगा, लेकिन नेसेसरी पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको एक बार जरूर समझ लें। देखिए पहला स्टेप हम लोग लेंगे हमेशा कि आर्गुमेंट मस्ट बी चेंज्ड इनटू पॉजिटिव। ठीक है, मतलब आर्गुमेंट जो है उसको पॉजिटिव बना देना है। दूसरा, इससे रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी समझ लेना है हल्का फुल्का। देखिए अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा, या माइनस का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा या माइनस का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस या माइनस tan इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम सबके आर्गुमेंट को मतलब एक्स और वाई को, सबके आर्गुमेंट को अगर हम पॉजिटिव बना लें तो अपना अगर देखें तो t1 का वैल्यू मतलब पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या अभी इक्वालिटी का साइन हटा लें, 0 से π/2 के बीच में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से t2 का वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में अगर रख लें, अगर पॉजिटिव है तो इसी में होगा, क्योंकि हमको मालूम है हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू नहीं होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो साइन ग्रुप में है उसमें ना तो साइन पॉजिटिव होता है, ना कॉसेक पॉजिटिव होता है, ना टैन पॉजिटिव होता है, केवल फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। इसी तरह से कॉस ग्रुप को अगर लें तो उसका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो उसके सारे वैल्यू जो हैं सेकंड क्वाड्रेंट में उनमें से किसी का भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता है, सबका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो जो उसका इंटरवल होगा वो अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो जो साइन इनवर्स x है वो 0 से π/2 के बीच में होगा। साइन इनवर्स y जो है वो 0 से π/2 के बीच में होगा। चलिए हम लोग दो कंडीशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो को ऐड किया गया है, t1 प्लस t2 है या t1 माइनस t2 है, तो दोनों को समझते हैं। तो t1 और t2 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0 से पाई के बीच में, जो कि कोसाइन ग्रुप को सूट करता है, कोसाइन ग्रुप को सूट करता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू लिखना चाहें तो इसमें कंडीशन नहीं रखना है, लेकिन जैसे ही हम लोग साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का करेंगे तो इसमें कंडीशन रहेगा, जो कि हमको याद करना होगा। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई में भी कंडीशन रहेगा। तो पहले तो हम लोग समझें कि इसमें लिखते कैसे हैं। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको ए एंगल समझें, इसको बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस ए इज इक्वल टू एक्स और कॉस बी इज इक्वल टू वाई। अब आप एक बात सोचोगे, कॉस ए प्लस बी अगर लिखना है तो ये होगा क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब जरा सा सोच के बताओ मुझको कि अगर मैं इसके आगे लिखना चाहूं, अगर मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, तो ये कॉस a प्लस बी को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखना चाहिए हमको कॉस इनवर्स, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो यहां लिखा है मैंने, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यही फंडा अगर हम लोग यहाँ यूज कर करके इसको अगर लिखना चाहें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स कॉस ए मतलब एक्स इंटू कॉस बी मतलब वाई, फिर माइनस होगा, फिर साइन ए देखिए अगर कॉस ए अगर एक्स है तो साइन ए ऑब्वियसली अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरह से साइन बी अगर वाई है तो ये कॉस बी अगर वाई है तो साइन बी 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट होगा। तो ये तो सिंपल है। ऐसे ही इसमें भी होगा, साइन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस कॉस पहले मैं साइन ही लिख रहा हूं, साइन बी यहाँ वाई है, ठीक है। तो y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि कॉस हुआ। इसी तरह से इसमें tan इनवर्स a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b, तो tan a हो गया x, tan b हो गया y, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन अभी मैंने कहा था कि इसमें नो कंडीशन, ठीक है, नो कंडीशन, लेकिन इन दोनों में कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है ये आपको याद रखना होगा। ये रिलेशन हम तभी लिख सकते हैं जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से ये रिलेशन हम तभी लिख सकते हैं जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है। तो देखो बेटा ये दो कंडीशन हमको याद रखने होंगे, और अगर इन चीजों को अच्छे से समझना है और भी डिटेल्स में तो फिर से मैं कहूंगा एक बार वीडियो को देखना होगा आपको। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें एक बार, यहाँ हम लोगों ने एडिशन वाला देखा, एक बार सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि t1 ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन π/2 है, और t2 भी, चूंकि हम लोगों ने आर्गुमेंट को पॉजिटिव रखा है तो इसके बीच में है, तो हम जानना चाह रहे हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जैसा रिलेशन।
y, इस तरह का रिलेशन, मतलब T1 माइनस T2। तो पहले उसका इंटरवल समझ लेते हैं। तो देखिए, इंटरवल समझने के लिए इनइक्वालिटी में एडिशन नहीं होता है निगेटिव का, तो पहले हमको इसको निगेटिव करेंगे। सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, एडिशन कर सकते हैं। तो पहले इसको निगेटिव करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, ये माइनस पाई बाई 2 होगा, मतलब माइनस T2 इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन 0। अब इस वाले रिलेशन और इस वाले रिलेशन को हम लोग ऐड कर दें, तो अपना जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ऐसा आया, T1 माइनस T2 इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। आप क्या देख रहे हो, ये साइन ग्रुप को सूट करता है, साइन ग्रुप को। इसका इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम लोग साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y करें तो इसमें कोई कंडीशन याद नहीं करना है, लेकिन कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y कहें तो इसमें कंडीशन चाहिए। फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो कोई कंडीशन नहीं चाहिए, इसलिए कि दोनों के लिए सुटेबल है। तो इसमें तो हम लोग लिख लेंगे साइन इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, मतलब y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से tan वाले में भी लिख लेंगे tan इनवर्स x मतलब tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। लेकिन जब cos में लिखेंगे, cos का ये रिलेशन लिखेंगे तो इसमें कंडीशन चाहिए, cos a cos b मतलब एक्स वाई, प्लस sin a sin b मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन चाहिए, इन दोनों में नो कंडीशन, इन दोनों में नो कंडीशन, इन दोनों में नो कंडीशन, इसलिए कि ये जो है इसको सूट करता है। लेकिन इसके लिए कॉस के लिए कंडीशन चाहिए, तो इसमें कंडीशन क्या है, तो x इज लेस देन x इज लेस देन y। तो इस कंडीशन को हम लोग रखेंगे। देखिए, ये एक ग्लिम्पसेस था, एक झलक थी कि इनइक्वालिटी का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे मैच करते हैं। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट का जो 10 मिनट्स का पार्ट है वो इसेंशियल नहीं है, इसलिए कि प्रॉपर्टीज हटा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी इतना नॉलेज आपको चाहिए था, ये मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज था जो मैंने प्रोवाइड किया। अब आप अगर इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप देखें जो मैंने अलग से बनाया है, इसमें डिटेल्स में सब कुछ समझाया है। ओके, आई होप यू यू एंजॉयड द सेशन। इसके बाद अब हम लोग लाइव सेशन करेंगे फ्राइडे को 8 PM में। ओके, बाय।